Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is PM Mitra scheme. तो हम जानेंगे PM Mitra scheme के बारे में. The Ministry of Textile will shortly name the state identified for implementation of Prime Minister Mitra Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme. जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है वो बहुत जल्दी जो नेम है स्टेट का आइडेंटिफाई कर लेगी जहां पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर मित्रा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल स्कीम को. तो किस किस स्टेट में इसको किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. पीएम मित्रा स्कीम. द स्कीम एम टू रियलाइज द विजन ऑफ बिल्डिंग एंड आत्मनिर्भर भारत बाय पोजिशनिंग इंडिया स्ट्रांगली ऑन द ग्लोबल टेक्सटाइल मैप. ये जो स्कीम है पीएम मित्र स्कीम, इसका मकसद है रियलाइज करना जो विजन है बिल्ड करने का आत्मनिर्भर भारत को, पोजीशन करते हुए भारत को एक स्ट्रांगली ग्लोबल टेक्सटाइल मैप पे. PM Mitra Park will provide the best ecosystem for the textile industry to be collectively present in one location with plug-and-play infrastructure and improve the competitiveness of the textile value chain. जो PM Mitra है ये पार्क करता है, ये प्रोवाइड करता है बेस्ट इकोसिस्टम को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और ये कलेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है इसको एक लोकेशन पे जहां पे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करेगा इंप्रूव करने में कम्पिटिटिवनेस को टेक्सटाइल वैल्यू चेन के लिए. It will also give a boost to the 5F फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और ये बूस्ट देगा जो 5F विजन था प्राइम मिनिस्टर का. क्या था वो 5F आपका? फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. पीएम मित्रा लैंडमार्क डिसीजन टू एम्पावर टेक्सटाइल सेक्टर. ये एक लैंडमार्क डिसीजन है जो कि एम्पावर करेगा टेक्सटाइल सेक्टर को. अप्रूव किया गया है 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पीएम मित्रा पार्क को. ये जब 7 मित्रा पार्क होंगे इसका टोटल जो बजटरी आउटले रखा गया है वो 4,445 करोड़ का रखा गया है और इसका जो पीरियड है वो 5 इयर्स का है. वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि अट्रैक्ट किया जा सके इन्वेस्टमेंट को. जनरेशन ऑफ 7 लाख डायरेक्ट एंड 14 लाख ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. और जिससे जनरेट होगा 7 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 14 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया एआई इकोसिस्टम. पीआईबी की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम जानेंगे इंडिया एआई इकोसिस्टम के बारे में. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मीटी सेट अप अ टास्क फोर्स फॉर फ्रेमिंग अ ड्राफ्ट रोड मैप फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम. जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मीटी है वो सेटअप कर रहा है एक टास्क फोर्स को ताकि तैयार किया जा सके एक ड्राफ्ट रोड मैप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के लिए. इंडिया एआई प्लेटफॉर्म के बारे में हम जान ले. द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म. इसका मकसद क्या है? इट विल हेल्प इन बूस्टिंग रिसर्च एंड फैसिलिटेट टूल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप कम्युनिटी. ये मदद करेगा बूस्ट करने में रिसर्च को और फैसिलिटेट करेगा टूल्स को जिसकी आवश्यकता पड़ेगी ग्रोथ के लिए स्टार्टअप कम्युनिटी का. इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, इट इज अ जॉइंट वेंचर बाय मीटी, एनईजीडी एंड नेस्कॉम. ये आपका जॉइंट वेंचर है मीटी, एनईजीडी और नेस्कॉम का. पोटेंशियल इसका क्या है? The AI is expected to add $967 billion to the Indian economy by 2045. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $967 बिलियन जो है ये ऐड होगा इंडियन इकोनॉमी में 2035 तक. मतलब बहुत ज्यादा इसका ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहेगा. अदर इनिशिएटिव टेकन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो जैसे कि आपका मीटी फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव फॉर री स्किलिंग ऑफ आईटी प्रोफेशनल. तो जो आपका मीटी फ्यूचर स्किल प्राइम इनिशिएटिव है ताकि री स्किलिंग किया जा सके आईटी प्रोफेशनल का. नेशनल एआई पोर्टल हो गया. नेशनल प्रोग्राम ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ. नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई. इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर भी है. इससे रिलेटेड जो और भी न्यूज में आया उसको भी हम समझते हैं. It is an artificial intelligence system that could predict the structure of almost every protein cataloged by science, which could lead to breakthrough in discovering medicine. It has been developed by DeepMind, a subsidiary of Alphabet. ये artificial intelligence system ही है जो कि प्रिडिक्ट कर सकता है जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट एवरी प्रोटीन कैटलॉग का साइंस के लिए और इसके कारण ब्रेक थ्रू डिस्कवरी किया जा सकता है मेडिसिन में. और इसको डेवलप किया गया है डीप माइंड के द्वारा जो कि आपका एक सब्सिडरी है अल्फाबेट का ही. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल जीनोमिक मैपिंग पीजीएम. तो हम जानेंगे पर्सनल जीनोमिक मैपिंग के बारे में डिटेल्स में. रिलायंस इंडस्ट्री विल इंट्रोड्यूस पर्सनल जीनोमिक मैपिंग टू द इंडियन मार्केट. जो आपका पर्सनल जीनोमिक मैपिंग इसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा काफी इंपॉर्टेंट है. तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है बहुत जल्द पर्सनल जीनोमिक मैपिंग को इंडियन मार्केट के लिए. जीनोम होता क्या है? All the genetic information of an organism is called its genome. It consists of nucleotide sequence of DNA. जो सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म का उसी को उसका जीनोम कहते हैं. ये कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए का. पीजीएम पर्सनल जीनोमिक मैपिंग.
Genetic mapping can offer firm evidence that a disease transmitted from parent to child is linked to one or more genes. जो जेनेटिक मैपिंग है ये ऑफर करता है फर्म एविडेंस को कि जो डिजीज ट्रांसमिट हुआ है पेरेंट से चाइल्ड पे वो लिंक है एक या अधिक जीन्स के। बेनिफिट क्या होगा पर्सनल जीनोमिक मैपिंग का? Personal genomic mapping can identify and access gene associated with a disease and help with healthcare choices and precision medicine. PGM provide clue about which chromosome contain the gene and precisely where the genes lie on that chromosome. और जब का पर्सनल जीनोमिक मैपिंग होगा ये आइडेंटिफाई करेगा, एसेस करेगा जीन्स को जो कि एसोसिएटेड होंगे डिजीज से, मदद करेगा हेल्थ केयर चॉइसेस का प्रिसाइजन मेडिसिन के लिए, और पर्सनल जीनोमिक मेडिसिन प्रोवाइड करेगा क्लू को जिसमें क्रोमोसोम कंटेन करते हैं जीन को और प्रिसाइजली जो जीन लाइक कर रहा है उस क्रोमोसोम में उसको बताएगा। पोटेंशियल इसका क्या है? ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा 2.4 टाइम्स तक 2032 तक, लेकिन कुछ कंसर्न भी है इसको लेके। Ethical concern exists around the possible use of PGM data for designer baby and the high cost involved and potential data abuse. Ethical concern एग्जिस्ट करता है कि हो सकता है इसका यूज हो डिजाइनर बेबी के लिए या हाई कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व होगा या पोटेंशियल डाटा एब्यूज हो, ये सारे एथिकल कंसर्न है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी डिस्कवरी आगे नहीं किया जाएगा, वो कुछ को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्टिव वोल्केनो इन वेनस। जो आपका एक्टिव वोल्केनो वेनस का इसके बारे में हम जानेंगे। अ न्यू एनालिसिस ऑफ रडार इमेज ऑब्टेन्ड अर्लियर हैज यील्डेड न्यू एविडेंस इंडिकेटिंग वेनस इज करेंटली वोल्केनिकली एक्टिव। एक जो नया एनालिसिस किया गया है रडार इमेज का जिसको ऑब्टेन किया गया था पहले, उसमें पाया गया है नया एविडेंस जो कि बता रहा है कि वेनस जो है वो अभी भी करेंटली वोल्केनिकली एक्टिव है। इस एनालिसिस के बारे में थोड़ा और जान लें। Researchers said radar image taken by NASA Magellan spacecraft showed that a volcanic vent about 1.6 km wide on the Venusian surface expanded and changed shape over an 8-month span in 1991. जो रिसर्चर है उन्होंने बताया है कि जो रडार इमेज है जिसको लिया गया था नासा के मैगलेन स्पेसक्राफ्ट की मदद से, इसमें देखा गया है कि जो वोल्केनिक वेंट है आपका 1.6 किलोमीटर वाइड है वेनेशियन सरफेस पे, और ये एक्सपेंड किया था, चेंज किया था अपने शेप को 8 मंथ के स्पैन पे 1991 के समय पे। The vent is situated on the Mat Mons, which is about 9 kilometer tall in the planet highest volcano and second highest mountain. और ये जो वेंट है आपका ये सिचुएटेड है मार्ट मून्स पे जो कि अबाउट 9 किलोमीटर टॉल है आपके प्लेनेट का हाईएस्ट वोल्केनो और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन भी है। वेनस के बारे में कुछ फैक्ट हम जान लें। वेनस इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ। वेनस जो है आपका स्लाइटली स्मॉलर है अर्थ से। ए थिक एटमॉस्फेयर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट रेंडरिंग वेनस द सोलर सिस्टम हॉटेस्ट प्लेनेट। और जो वेनस का आपका थिक एटमॉस्फेयर है जिसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्रैप कर लेता है हीट को, रन अवे ग्रीन इफेक्ट होता है जिसके कारण वेनस जो है आपका वो सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट बन गया है। अ स्मॉल शॉक फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस। तो जो एक स्मॉल शॉक है मेटेलिक सरफेस है इसके बारे में हम जानेंगे। स्टैटिक शॉक के बारे में क्यों मैटर करता है समझेंगे डिटेल्स में। देयर हैव बीन स्ट्रे रिपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ कंप्यूटर एक्सपीरियंसिंग ए स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन दे टच मेटेलिक सरफेस इन पब्लिक। जो स्ट्रे रिपोर्ट तक अलग अलग पार्ट से भारत के कि जो कंप्यूटर है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक को जब वो टच करते हैं मेटेलिक सरफेस को पब्लिक में। स्टैटिक शॉक होता क्या है? स्टैटिक शॉक आर टेक्निकली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। जो स्टैटिक शॉक होता है इसको टेक्निकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। दिस शॉक इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। और ये जो शॉक है आपका ये प्रोडक्ट है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे, क्योंकि क्या होता है डिफरेंट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी दोनों के बीच में। वाई डज इट मैटर? ये क्यों मैटर करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हैपन व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज यूजुअली इलेक्ट्रॉन हैज एक्युमुलेटेड समवेयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज तब होता है जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यूजुअली इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाता है कहीं पे, उसके बाद ही होता है। इफ इट हैपेंस व्हेन यू टच मेटेलिक सरफेस इन पब्लिक such as railing or lamp post, it is because these entities have not been grounded properly. और अगर ये होता है जब हम टच करते हैं मेटेलिक सरफेस को पब्लिक में, जैसे कि रेलिंग हो गया, लैंप पोस्ट हो गया, जिसका मतलब है कि ये जो इंटाइटीज है उसको ग्राउंडेड नहीं किया गया पूरी तरीके से, यानी अर्थिंग नहीं हुआ है। In drier weather without moisture, improper grounded object can accumulate small charges on the surface. ड्रायर वेदर में क्या होता है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है तो जो इम्प्रॉपर ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट होता है वो एक्युमुलेट कर लेता है स्मॉल चार्ज को सरफेस पे। स्टैटिक शॉक आर लिमिटेड टू माइनर डिस्कम्फर्ट एज लॉन्ग एज द एक्सपोजर ड्यूरेशन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड एंड द अमाउंट ऑफ करेंट ट्रांसफर बोथ स्मॉल। और जो स्टैटिक शॉक्स होता है वो काफी लिमिटेड होता है, ये माइनर डिस्कम्फर्ट देता है जब तक कि एक्सपोजर का ड्यूरेशन होता है यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, और जो अमाउंट होता है करंट ट्रांसफर जो होता है वो भी काफी स्मॉल होता है। यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये आपका एटम्स हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपका अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करता है आपको पता है, जो लाइक चार्जेस वो रिपेल करता है, इस कारण ये ट्रांसफर होता है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रेट रिफ्ट, अफ्रीका स्प्लिटिंग प्लेट कुड गिव बर्थ टू अ न्यू ओशियन बट विथ कंसिक्वेंसेस। जो आपका ग्रेट रिफ्ट हो रहा है, जो अफ्रीका स्प्लिटिंग प्लेट हो रहा है, इसके कारण एक न्यू ओशियन का जन्म हो सकता है, लेकिन इसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होंगे। तो हम जानेंगे रिफ्टिंग के बारे में, सब कुछ डिटेल में देखेंगे और फिर मैप में इसका लोकेशन भी देखेंगे, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम किया जा सकता है। Scientists in 2020 predicted a new ocean could be created as Africa gradually split into two separate parts. साइंटिस्ट ने 2020 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक न्यू ओशियन जो है वो क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका जो है वो ग्रेजुअली स्प्लिट कर रहा है दो सेपरेट पार्ट पे। द डिवीजन ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कनेक्टेड टू द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट which appear in the desert of Ethiopia in 2005, triggering the formation of a new sea। और ये जो डिवीजन है कॉन्टिनेंट का, ये कनेक्टेड आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट से, जो कि अपियर हुआ था आपका डेजर्ट में इथियोपिया के 2005 में, जिसने ट्रिगर कर दिया फॉर्मेशन को न्यू सी का। रिफ्टिंग होता क्या है? Rifting refers to the geological process in which a single tectonic plate is split into two or more plates separated by divergent plate boundary। रिफ्टिंग जो है वो आपका एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें सिंगल टेक्टोनिक प्लेट जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है दो या दो से अधिक प्लेट पे, जो कि सेपरेट होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के कारण। दिस प्रोसेस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ ए lowland region known as rift valley, which can occur either on land or at the bottom of the ocean। This rift valley occurs due to the movement of Earth's tectonic plate। और ये जो प्रोसेस है, इसके कारण इमर्जेंस होता है आपका एक लो लैंड रीजन का, जिसको कि हम रिफ्ट वैली कहते हैं, जो कि ऑकर कर सकता है आइदर लैंड पे या बॉटम में ओशियन के। ये जो रिफ्ट वैली होता है, ये ऑकर करता है मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट के कारण। अफ्रीका में क्या हो रहा है? द थ्री प्लेट, न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट, सोमालियन अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट आर सेपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड। जो तीन प्लेट है आपके, कौन कौन से? न्यूबियन अफ्रीकन प्लेट, सोमालियन अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट, ये सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग स्पीड में। The Arabian plate is moving away from Africa at a rate of about an inch per year, while the two African plates are separating even slower। जो अरेबियन प्लेट है वो मूव कर रहा है अफ्रीका से दूर, जिसका रेट जो आपका एन इंच है पर ईयर का, जबकि जो दो अफ्रीकन प्लेट है वो सेपरेट कर रहे हैं स्लोअर स्पीड में। As the Somalia and Nubian tectonic plate continue to pull apart from each other, a smaller continent will be created from the rift, which will include present-day Somalia and part of Kenya, Ethiopia and Tanzania। और जैसे जैसे सोमालिया न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट कंटिन्यू एक दूसरे को पुल कर रहे हैं पार, जो एक दूसरे को, तो जो स्मॉलर कंटिनेंट है ये क्रिएट होंगे रिफ्ट के कारण, जो कि इंक्लूड करेगा आज के सोमालिया को और जो प्रेजेंट केन्या, इथियोपिया, तंजानिया का रीजन है। ये जो न्यू ओशियन होगा, ये रिजल्ट करेगा ईस्ट अफ्रीका को एक सेपरेट स्मॉल कंटिनेंट के रूप में बनाएगा, जिसका खुद का यूनिक ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होगा। चैलेंजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस रिफ्टिंग, क्या चैलेंजेस है और क्या परिणाम होगा इस रिफ्टिंग का? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी, सेटलमेंट एंड वेरियस फ्लोरा एंड फौना। इसके कारण डिस्प्लेसमेंट होगा कम्युनिटी का, सेटलमेंट का, बहुत सारे फ्लोरा और फौना का। इम्पैक्ट देयर हैबिटेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिजल्टिंग इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसका प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का हैबिटेट के ऊपर, जिसके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज सेटलमेंट विल पुट प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लीडिंग टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, एनर्जी एंड फूड। और जो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन होगा, जिसके कारण सेटलमेंट बढ़ेगा, इसके कारण प्रेशर बनेगा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, जिसके कारण स्कैर्सिटी देखा जा सकेगा वाटर, एनर्जी और फूड का। अनकंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल, अनकंट्रोल वेस्ट का डिस्पोजल बढ़ेगा। कुछ जो स्पीसीज है वो डिसअपियर हो जाएंगे, जबकि कुछ जो है वो इंडेंजर हो जाएंगे हैबिटेट चेंज के कारण। ये आप मैप पे देख सकते हैं, जो आपका बात किया गया है अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट सबका, कि कैसे कैसे हो रहा है। ये आप रिवर देख सकते हैं, ये आपका अफ्रीकन प्लेट न्यूबियन हो गया, ये आपका अफ्रीकन प्लेट सोमालियन हो गया, जो बताया गया ये किस तरफ से डाइवर्स हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। That's all for डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.